हाय गाइज, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें जो है आप सब लोगों के सहारे की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने हमें अच्छा सपोर्ट किया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। और मैं बात करूँ, आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की बात करूं तो राजस्थान के अंदर या फिर सेंटर की कोई भी भर्ती देख लो आप, साइंस का एक अहम रोल हो गया है। और हम जो साइंस के जितने भी टॉपिक करेंगे वो सबके सब आरबीएससी और जो एनसीईआरटी बुक है उनके बेस्ड करेंगे। हम सारा का सारा कंटेंट आरबीएससी और एनसीईआरटी के ऊपर बेस रहेगा हमारा, और मुख्य उसी को मानकर, आधार मानकर हम जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी डाउट है या आप हमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया का। ये टॉपिक पटवार के अंदर पहला ही टॉपिक है साइंस का। और राजस्थान के एग्जाम्स की बात करें तो जेल प्रेरी ले लो आप, वीडियो को ले लो आप, और राजस्थान फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी अभी आने वाली है उसकी बात कर लो। हर किसी एग्जाम में इस टॉपिक का एक अपना अहम रोल है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको आरपीएससी और आरएसएसएम बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में बदलने पर या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। और पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं उनको हमने दो भागों में विभाजित किया है, और उन दो भागों की बात करें तो एक आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, और एक आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर हम बताएंगे पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होगा, बट उसके पदार्थ के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही आपका क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। कई बार सीधा क्वेश्चन उठ जाता है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है किंतु उनकी रासायनिक अवस्था या रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन से पदार्थ होंगे आपके भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए सोने का पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वापातन आदि, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल जो है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछता है पेपर के अंदर, आप अच्छे से रट लेना। क्वेश्चन आ जाएगा शक्कर का पानी में घुलना किसका परिवर्तन है, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा भौतिक परिवर्तन, तो आपको टिक करना है भौतिक परिवर्तन के ऊपर। अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेसिकली ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन उठ जाता है। तो आपको याद रखना कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला है पदार्थ के रासायनिक संगठन और उसके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है, यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा से वही वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ है, जैसे पेन है, मैंने पेन को तोड़ा, वापिस से मैं इसी पेन का निर्माण कर सकती हूँ। चौक है, चौक को तोड़ा तो वापिस से हम उस चौक का निर्माण कर सकते हैं। तो वो ऐसे सारे परिवर्तन जिससे पदार्थ के अंदर कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है जो कि अस्थायी होता है, और उसको हम पुनः उसी पदार्थ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, आपके भौतिक परिवर्तन के। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी इन परिवर्तनों में स्थायित्व नहीं पाया जाता, ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन या फिर केमिकल चेंजेस की। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, यानी इसमें क्या होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और जो भौतिक परिवर्तन था उसमें किसी भी प्रकार की नए पदार्थ का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। रासायनिक संगठन रासायनिक गुणों में मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है और रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, अवक्षेपण, दहन, किण्वन आदि, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन या तो पूछता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के उदाहरण से उठाता है, या फिर इनकी जो अंतर है वहां से क्वेश्चन उठता है। तो कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही। अब मान लो दूध से दही बनाया, तो क्या वापस से हम दही से दूध बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते? मान लो लकड़ी है, लकड़ी को क्या किया हमने? जला दिया। जलने के बाद एक नया पदार्थ क्या बना? राख बना। और क्या ऐसा हो सकता है कि हम राख से दोबारा लकड़ी का निर्माण करें? नहीं कर सकते। तो वो चेंजेस किसमें आ जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते हैं वे मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों तथा संगठन में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन में जो नए पदार्थ बनते हैं वे मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों तथा संगठन में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, और इसके जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये दोनों लाइनें भी काफी अच्छी हैं, स्टार मार्क करके आप इसको रख सकते हो। इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण का, यानी कि केमिकल इक्वेशन का। इसके अंदर हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण में पदार्थों को गुणसूत्रों एवं प्रतीकों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लो Zn प्लस H2SO4 है, आगे जाके क्या बनेगा आपका? ZnSO4, और प्लस में H2 गैस क्या हो जाएगी? आपकी निकल जाएगी बाहर। तो ये जो अभिक्रिया लिखी है ये क्या है? आपकी एक रासायनिक समीकरण है। अब Zn को हमें पता क्या लिख सकते हैं? हम हिंदी में बात करें इसका रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा? जिंक। H2SO4 क्या हो जाएगा? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ZnSO4 आपका क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा, और H2 आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कि ये जो इधर वाला भाग होता है ये आपका क्या कहलाता है? अभिकारक, और इसी को क्रियाकारक भी बोल सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या कहलाता है? उत्पाद। मान लो ये विक्रिया निकल की उपस्थिति में हो रही है, तो यहाँ पर तीर के चिन्ह के ऊपर जो भी पदार्थ आता है वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। और यही चीजें यहाँ एक्सप्लेन करके लिख रखी हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? हमारे उत्पाद कहलाएंगे। किसी रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक तीर के निशान के बाईं ओर इस साइड जो होगा वो क्या होगा? आपका अभिकारक, और इधर जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद। यानी कि तीर के चिन्ह के आगे जो भी चीज लिखी होती है वो हम किसमें का क्या होता है? वो आपका उत्पाद होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ये चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर ली थी। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की क्रियाकारक व उत्पाद में अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, पदार्थों की भौतिक अवस्था, अकर्मणीयता एवं अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की सूचनाएं प्रदान करती हैं। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया की पूर्णता एवं क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या हो? इक्वल हो यानी समान हो, तो वो क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी एक ऐसी समीकरण जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या वो क्या रहे? इक्वल रहे, यानी बराबर बराबर रहे। यदि किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो तो उसे क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसी को हम बोल सकते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। अब हम बात करते हैं आगे
जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसकी अभिलक्षण या गुणों की बात करें तो इसके निम्न गुण या अभिलक्षण है। पहला, गैस का निकलना, अवक्षेपण का बनना, ताप व रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। कई बार सीधा आ जाता है ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें अवस्था, गैस, ताप व रंग में परिवर्तन होता है, तो आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, यानी कि केमिकल रिएक्शन। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, किंतु पदार्थों के कुल द्रव्यमान में कोई भी क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। सीधा क्वेश्चन उठता है कई बार इस लाइन से कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड किस रंग का चूर्ण बनाता है, तो आपको क्या बताना है, श्वेत रंग का चूर्ण बनाता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम यानी कि Mg और ऑक्सीजन यानी कि O2 हो गया, बनेगा 2MgO। इसको संतुलित करेंगे तो Mg के आगे भी क्या लगा देंगे, 2, यानी ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण बनकर आ गई। अभिकारकों के संयोग करने, बंध के बनने व टूटने, अभिक्रिया की प्रकृति एवं वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। अब हम अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, अपचयन, उपचयन, रेडुक्स अभिक्रिया। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया को ही क्या बोल सकते हैं, योगात्मक। अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जुड़ना। योग का मतलब क्या होगा, जुड़ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक के संयोग से एक नए पदार्थ का बनना क्या कहलाता है, आपका संयोजन या योगात्मक या योगशील अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए A+B दो एलिमेंट है हमारे पास, ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, AB। जैसे अकार्बनिक संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो 2Mg + O2 क्या बनेगा, 2MgO, NH3, अमोनिया प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनेगा, NH4Cl। इसी तरह से इसके हम कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे H2 + O2 क्या बनेगा, H2। इसके अलावा C + O2 क्या बनेगा, CO2। तो इस तरह से हम इसके कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं। मेन बात आपको समझनी है कि ऐसे विक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो है वो जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, एकल उत्पाद का। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो आप क्या बताओगे, वो कौन सी अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया की। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, जैसे एथीन दे रखा है और प्लस में H दे रखा है, तो ये क्या बनेगा, हमारा एथीन बनाएगा। पर क्वेश्चन सीधा आता है कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया कौन सी है, और उनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि उसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे।
अब हम बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो जल के साथ में क्या करेगा, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी CaOH2 किसका फॉर्मूला आता है, आपका बुझा हुआ चूना। एक बुझा हुआ चूना आता है, एक बिना बुझा हुआ चूना आता है। तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसका होता है CaO। इस चीज में आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना है, और अच्छे से इस चीज को याद कर लेना है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम बात करें कि इसका निर्माण कैसे होगा, तो CaO प्लस H2 जब अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इस बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कई बार सीधा क्वेश्चन उठता है कि जो बुझा हुआ चूना है उसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन आ जाते हैं तो उसमें आपको मिलेगा दीवारों की सफेदी करने के लिए। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, टिक मार्क करना है। अब है बुझा हुआ चूना CaOH2 वायुमंडल की CO2 से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बना देता है, परत बनाता है, जिससे सफेदी में चमक उत्पन्न होती है। तो सीधा सा है कि परत किसकी बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, और जो क्या करती है, दीवारों के ऊपर सफेदी में चमक उत्पन्न करती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से तीन चीजें याद करनी है, एक तो CaO, एक CaOH2 और एक CaCO3। COH2 की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाएंगे तो हमारे पास किसका निर्माण होगा, संगमरमर का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का, और प्लस में क्या बनेगा, H2O अपना बनेगा। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। अब आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, कि एक जगह से किसी को उठाकर दूसरी जगह उसको बैठा देना। मान लीजिए क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, उन दोनों का मैं जगह चेंज कर दूं तो वह आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो इसमें बात करेंगे किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु अथवा समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह का आना क्या कहलाता है, विस्थापन। और इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए भी बैठे हैं और तीसरा है सी, तो यहां से क्या बन जाएगा, ए सी से रिएक्शन करेगा और प्लस में बी अकेला बन जाएगा। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। ये लाइन काफी अच्छी है, आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित। अगर ऐसे नहीं समझे तो आप देखते हो कि हमारे गांव में या हमारे घरों में कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, पैसे में मान लो, आप शरीर से मान लो, वो क्या करता, कमजोर को विस्थापित कर देता है, यानी कमजोर की जगह ले लेता। तो इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे CuSO4 की अभिक्रिया Zn के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में Cu। इस अभिक्रिया में Zn जो कि क्या है, अधिक सक्रिय धातु है, और कॉपर सल्फेट में उपस्थित कम सक्रिय धातु Cu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा, जिससे ZnSO4 का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, आपस में आयनों का आदान प्रदान होगा। तो इसमें बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर विनिमय से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप इसमें सीधा सा याद रखना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परस्पर आयनों का आदान प्रदान हो वो आपकी क्या कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे AB प्लस में CD, तो AD और CB का निर्माण होगा। यहाँ जो AB में उपस्थित B आयन है वो CD में उपस्थित D आयन से क्या करेगा, विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार मुक्त हुआ B आयन CD में D का स्थान ले लेता है, तो दो नए यौगिक AD तथा CB हमें क्या होते हैं, प्राप्त। यहाँ दो आयनों का विस्थापन हुआ है, इसलिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया के विकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए।
Na2SO4 कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो श्वेत रंग के जल में अविलेय पदार्थ बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेपित पदार्थ प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई, BaCl2 के साथ करवाई, तो क्या बना BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ है, और अवक्षेप के रूप में हम इसको ऐसे नीचे तीर के चिन्ह की तरह क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अपघटनीय अभिक्रिया। यानी अपघटन का अर्थ होता है टूटना। नाम से कई चीजों का अर्थ हमें स्पष्ट हो जाता है, तो हम यहाँ अपघटन से क्या समझेंगे, टूटना। जब दो यौगिक यानी कि जब भी कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया। मतलब समझो, यानी कि कोई भी यौगिक जो टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों का निर्माण करे तो वही आपका क्या कहलाएगी, अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे ए बी है, टूटेगा तो ए और प्लस में क्या निकलेगा, बी। अब है पदार्थों के अपघटन के लिए ऊर्जा ताप विद्युत एवं प्रकाश आदि के रूप में दी जाती है। यानी कि जो अपघटन होता है किसी भी चीज अभिक्रिया के अंदर तोड़ने के लिए क्या दिए जाते हैं, एक तो ऊर्जा ताप दी जाती है, एक विद्युत दिया जाता है और एक क्या दिया जाता है, प्रकाश आदि दी जाते हैं। अब है पहला ताप अपघटन, यानी कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करके अपघटित हो जाता है और इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम तापीय अपघटन कहते हैं। जैसे 2PbNO3 और ब्रैकेट बंद करके 2 लगाएंगे तो लेड नाइट्रेट ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो एक तो क्या निकलेगा आपका लेड ऑक्साइड यानी 2PbO और प्लस में 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में O2 यानी कि ऑक्सीजन का क्या होगा, निर्माण होगा। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन का। यानी जब किसी पदार्थ की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणु में क्या होता है, टूट जाता है और इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे 2NaCl विद्युत धारा की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो 2Na प्लस में Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब है प्रकाश द्वारा अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक सौर प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश अपघटन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर वह क्लोरीन में होता है, यानी वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, तथा सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर हो जाता है। जैसे 2AgCl सूर्य के प्रकाश सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2Ag प्लस में Cl2 में ये टूट जाएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2AgBr की विक्रिया सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट में करवाएंगे तो 2Ag प्लस में क्या निकलेगा, Br2 बनेगा। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन निकलेगा आपका जिसको कि आपको याद करने की आवश्यकता है। ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि इस अभिक्रिया में उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी AgBr का प्रयोग किसमें किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर किया जाता है। अब है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है कि उष्मा क्षेपी कौन सी होती है और उष्मा शोषी कौन सी होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में विकारक के अणु में उपस्थित परमाणु के मध्य बंध टूटते हैं और उत्पादों में परमाणु के मध्य क्या बनते हैं, नए बंध बनते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादों की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम या अधिक होती है।
अब है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी इसमें क्या होगा, ऊष्मा का निर्माण होगा और निर्माण की साइड होगा, उत्पाद की तरफ ऊष्मा का निर्माण होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें उत्पाद की कुल ऊर्जा विकारकों की कुल ऊर्जा से अधिक होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे N2 प्लस 3H2 तो क्या बनेगा 2NH3 और प्लस में क्या निकलेगी आपकी ऊष्मा। इसी तरह NaOH प्लस HCl करेंगे तो क्या बनेगा NaCl और प्लस में क्या बनेगा CO2 और साथ में क्या निकलेगी ऊष्मा निकलेगी। श्वसन प्राकृतिक गैस का दहन उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के उदाहरण है। इंपोर्टेंट है काफी, हमें याद रखना, श्वसन हो गया, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया और क्या हो गया हमारा उदासीनीकरण हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के हमारे एग्जाम्पल है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे रासायनिक पदार्थ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब उत्पाद की कुल ऊर्जा विकारकों की कुल ऊर्जा से कम होती है तो ऊष्मा अवशोषित होती हैं। जैसे N2 प्लस O2 तो क्या बनेगा 2NO से ऊष्मा निकली 2H जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा H2 प्लस I2 और इसमें से भी क्या होगी ऊष्मा निकलेगी। पाचन क्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या बोलेंगे, पाचन जो क्रिया होती है वो किसका उदाहरण है, हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके अंदर ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से सहयोग करता है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सहयोग होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या हो कमी हो। जैसे C प्लस O2 तो क्या बनेगा CO2, 2Mg प्लस O2 क्या बनेगा 2MgO। इसी तरह से Fe प्लस Cl2 तो क्या बनेगा आपका FeCl2 और साथ में SnCl2 की विक्रिया Cl2 के साथ में करवाएंगे तो SnCl4 बनेगा। इन क्रियाओं में Fe तथा SnCl2 में ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन की वृद्धि हो रही है जिसमें FeCl2 तथा SnCl4 का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है यानी बन रहे हैं। अब बात करते हैं है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या हो कमी। तो H2S है तो किसमें टूटेगा H2 प्लस S में। ये वाली जो अभिक्रिया है ये हम किसमें लिख सकते हैं वियोजन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो CH3CH2OH क्या बनेगा CH3CHO प्लस H2। आगे है एथिल एल्कोहल में 6 हाइड्रोजन परमाणु है वहीं इससे बने एसीटल्डिहाइड में 4 हाइड्रोजन परमाणु है अतः इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु की कमी हुई है इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। अब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से धन विद्युत तत्व की कमी होती है। जैसे 2KCl प्लस Cl2 तो क्या बनेगा 2KCl और प्लस में I2। Kl से धन विद्युत तत्व K की कमी होने से Ki का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब उदाहरण के लिए कटा हुआ सेब, उदाहरण के लिए कटा हुआ सेब कुछ समय बाद ही भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा सेब में उपस्थित आयरन के ऑक्सीकरण होने के कारण होता है। यानी कि जो सेब होता है वो कट करने के बाद थोड़ी देर के बाद उसका जो कलर है वो भूरे रंग का हो जाता है तो वो किसके कारण होता है ऑक्सीकरण के कारण होता है। अगला है इसी प्रकार चिप्स बनाने वाले सामान्यतः चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो चिप्स की थैलियां होती है उनमें कौन सी गैस भरी हुई होती है तो आप क्या बताओगे उसमें नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस क्या होती है भरी हुई होती है जिससे चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और उसकी स्वाद व गंध में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन
नहीं होता है। अब है अपचयन अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु या धन विद्युत तत्व का सहयोग होता है अथवा ऑक्सीजन परमाणु या ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है, त्याग होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, 2HCl। इसी तरह से देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, उधर जाके कम हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी, 2Na प्लस H2, आगे जाके क्या बनेगा, 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल और हैं इसके। जैसे Cl2 प्लस Mg, तो MgCl2 बनेगा। इसी तरह से I2 की अभिक्रिया जब Hg पारे के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, HgI2। उक्त जो अभिक्रिया हमने ऊपर पढ़ी है में Cl2 का MgCl2 में तथा I2 का HgI2 में क्या हो रहा है, अपचयन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे 2MgO क्या बनेगा, Mg प्लस O2। इसी तरह से 2ZNO जब टूटेगा तो क्या बनेगा, 2Zn प्लस O2। इसी तरह से कुछ और हैं, जैसे 2FeCl3 है तो क्या बनेगा, 2FeCl2 और प्लस में Cl2। इसी प्रकार FeS क्या बनेगा, Fe प्लस S। अब इसमें बताना कि जो अभिक्रिया हमने ऊपर पढ़ी है इसमें FeCl3 एवं FeS का क्रम से FeCl2 एवं Fe में बदलना क्या है, अपचयन है। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों ही एक साथ घटित हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। सामान्यतः ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का अणु, परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरे पदार्थ के अणु, परमाणु या क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। एक त्यागेगा तो दूसरा उस चीज को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इस प्रकार एक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो Zn प्लस CuSO4 है, उसके बाद ZnSO4 बन रहा है Cu, तो CuSO4 का Cu में तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आपको दो चीजें और याद रखनी है, एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक। अगर ऑक्सीकारक की बात करें तो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी एक ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो क्या कहलाएगा आपका, उसका अपचयन होगा और वही ऑक्सीकारक कहलाएगा। यानी ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उसका अपचयन होता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ। अब है अपचायक, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ऑक्सीकरण होता है उसका, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपचायक कहलाएगा। जैसे CuSO4 प्लस Fe क्या बनेगा, CuSO4 प्लस Cu, Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है FeSO4 में, CuSO4 का क्या हो रहा है, Cu में अपचयन हो रहा है। तो यही चीज आपके समझने की थी। इस अभिक्रिया में Fe इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिससे उसका ऑक्सीकरण होता है और वह क्या है, अपचायक। वही CuSO4 में क्या होता है, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसका अपचयन होता है। स्पष्ट है कि वह क्या है, ऑक्सीकारक है। अब है मंद और तीव्र अभिक्रिया, यानी कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो मंद गति से होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी से संपन्न हो जाती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि उनके वेग को आसानी से मापा नहीं जा सकता, ये क्या कहलाती हैं, तीव्र आयनों के मध्य होते हैं। यानी ये अभिक्रियाएं जो होती हैं तीव्र अभिक्रियाएं होती है और जो आयनों के मध्य होती हैं। कुछ अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में मिनटों, घंटों, दिनों और कभी कभी वर्षों लग जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रियाएं। लोहे पर जंग लगना मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि लोहे के ऊपर जंग एक दिन में नहीं लगता है, धीरे 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 जैसे वो बाहर रखते हैं हम उसको, तो वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। अम्ल, क्षार, उदासीनीकरण अभिक्रिया तीव्र गति की अभिक्रिया है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसे अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करे तो वो क्या हो गया, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया।
अब बात करते हैं उत्प्रेरक की, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, वही क्या कहलाता है, आपका उत्प्रेरक कहलाता है। अब है स्वीडन के जेकब बर्जेलियस नामक रसायनिक ने 1853 ईस्वी में उत्प्रेरक की खोज की थी। अब बात करते हैं उत्प्रेरक के गुणों की, यानी उत्प्रेरक के क्या क्या गुण है। तो अगर हम 1 नंबर गुण की बात करें तो बात आ जाती है उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, किंतु उनके स्वयं के द्रव्यमान या रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही वेग परिवर्तन के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात उत्प्रेरक एक क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रियाओं को नहीं कर सकता। तो यहाँ से ये भी एक फैक्ट आपके पास निकल कर आता है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर तथा प्रतीप अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है, अतः साम्य शिखर स्थापित हो जाता है, किंतु साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को केवल परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रारंभ नहीं कर सकते। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी। उसके बाद बात करते हैं हम उत्प्रेरक के प्रकारों की। तो उत्प्रेरक के प्रकार में पहला है आपका धनात्मक उत्प्रेरक, यानी वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन से हो जाएंगे, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक। और एक है सवतः उत्प्रेरक, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो ऐसे उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सवतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगला आता है जैव उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे स्टार्च है, टाइलेन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा, और माल्टोज जो है माल्टेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ग्लूकोज। इसी तरह से ग्लूकोज डाइमेज की उपस्थिति में क्या बनाएगा, एल्कोहल। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। अब बात करते हैं हम उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। इसी तरह से एक आता है उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी उत्प्रेरण और एक विषमांगी। समांगी में क्या बोलेंगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है और ऐसी क्रिया को क्या बोला जाता है, समांगी उत्प्रेरण। और इसी तरह से अगर हम बात करें विषमांगी उत्प्रेरण की, तो हम विषमांगी उत्प्रेरण में क्या कहेंगे कि यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न हो तो इस प्रक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब आपके ये कुछ थोड़े से उपयोग हैं। इस साइड उत्प्रेरक दे रखे हैं, उधर क्या दे रखे हैं, उपयोग दे रखे हैं, यानी कि यूजेस दे रखे हैं। जैसे प्लेंटिनकर्त, एस्बेस्टोस है, ये किसमें उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल निर्माण में। और निकेल का यूज किसमें होता है, हाइड्रोजनीकरण में। इसी तरह से वेनेडियम ऑक्साइड का देख लेना आप किसमें होगा, ऑक्सीकरण SO2 में, और संपर्क प्रक्रम से SO3 बनेगा। सूक्ष्म विभाजित लोहे का देख लेना, NH3 के निर्माण का हेबर प्रक्रम लोहे का हाइड्रोकार्बन के फिशर ट्राप्स संश्लेषण में। इसी तरह से आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड का पढ़ सकते हो, ग्रम एल्यूमिनियम का और क्यूप्रिक क्लोराइड का। तो इस तरह से आज हमने भौतिक जो परिवर्तन थे हमारे और रासायनिक परिवर्तन थे और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी उन सब के बारे में पढ़ा।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप जो है कंटिन्यू चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जितने भी क्लासेस रहेंगे वो आपकी सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। अगर आप हमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।